चैप्टर 8 है संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता, संविधान के भाग 2 इसमें नागरिकता है। चैप्टर का नाम भाग 2 नागरिकता। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता है। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता है। राज्य अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी प्रदान करते हैं। राज्य अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी प्रदान करते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। विश्व में प्रचलित नागरिकता के आधार। विश्व में प्रचलित नागरिकता के आधार है जस सोलाई और जस सेगु इनस। जस सेगु इनस और जस सोलाई दो आधार हैं नागरिकता के। जस सोलाई जन्म से, जस सोलाई का अर्थ है जन्म से, और जस सेगु इनस का अर्थ है रक्त संबंध से। जस सेगु इनस का अर्थ है रक्त संबंध से और जस सोलाई जन्म से। नागरिकता के आधार दो हैं, जन्म से और रक्त संबंध से। जन्म से जस सोलाई और जस सेगु इनस रक्त संबंध से। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब से संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 भारत में अधिवास करने वाला भारतीय नागरिक होगा। भारत में अधिवास करने वाला भारतीय नागरिक होगा यदि नंबर 1 जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा जो पिछले 5 वर्षों या अधिक से भारत में रह रहा हो। यदि भारत में अधिवास करने वाला भारतीय नागरिक होगा, जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जो पिछले 5 वर्षों या अधिक से भारत में रह रहा हो। यह है आर्टिकल 5 के तहत। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ तब भारत में अधिवास करने वाला भारतीय नागरिक होगा यदि जन्म भारत में, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जो पिछले 5 वर्षों या अधिक से भारत में रहा हो। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आया। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आया प्रवर्जन पाकिस्तान से आया। भारतीय नागरिक बन सकता है यदि वह या माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। जो 1947 से पहले पैदा हुआ हो वो भारतीय नागरिक बन सकता है यदि वह माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। दो शर्तें, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो। 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 19 जुलाई 1949 को या उसके बाद आया हो तो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के लिए पिछले 6 माह से भारत में रह रहा हो। पंजीकरण के लिए आवश्यक है वो पिछले 6 माह से भारत में रह रहा हो। ये आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आया प्रवर्जन है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान गया। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान गया व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो। व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो किंतु बाद में पुनर्वास रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आया हो। व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो किंतु बाद में पुनर्वास रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आया हो, उसे पाकिस्तान जाने के बाद अफसोस हुआ और वो वापस आ गया हो। निवास के 6 माह बाद पंजीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है। निवास के 6 माह बाद पंजीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है। ये प्रावधान है आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव का व्यक्ति। भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव का व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्मा हो। व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्मा हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा पंजीकरण से भारतीय नागरिक बन सकता है। लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा पंजीकरण से भारतीय नागरिक बन सकता है। यह है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 9 के तहत किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 10 में यह प्रावधान है कि इन नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता हमेशा रहेगी। आर्टिकल 5 से 9 के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। आर्टिकल 5 से 9 के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। ये है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 संसद नागरिकता से जुड़े प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 11 में है कि इस समय के साथ संसद नागरिकता से जुड़े प्रावधान कर सकती है। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और हानि से संबंधित प्रावधान करता है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और हानि से संबंधित प्रावधान करता है। इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। भारतीय नागरिकता प्राप्त करना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त करना अर्थात धारा 3 के तहत जन्म, भारत में जन्म होना चाहिए। धारा 3 में जन्म। धारा 4 में वंशानुक्रम से भारत का होना चाहिए। धारा 4 के अंतर्गत। धारा 5 पंजीकरण। धारा 5 में पंजीकरण के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। धारा 6 में प्राकृतिकरण। धारा 6 के तहत प्राकृतिकरण से भारत का नागरिक बन सकता है। धारा 7 में क्षेत्र का समावेश। धारा 7 में क्षेत्र का समावेश। जन्म से नागरिकता धारा 3 देखते हैं। जन्म से नागरिकता धारा 3 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। 26 जुलाई 1950 से 1 जुलाई 1987 भारत में जन्म तो भारतीय नागरिकता।
अगर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 में भारत में जन्म तो भारतीय नागरिकता। फिर इसमें संशोधन हुआ और 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 में भारत में जन्म तथा माता या पिता में से एक भारतीय हो। भारत में जन्म तथा माता या पिता में से एक भारतीय हो। यह है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 माता पिता में से एक भारतीय, अन्य वेद प्रवासी होना चाहिए। माता पिता में से एक भारतीय और अन्य वेद प्रवासी होना चाहिए। ये 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता में से एक भारतीय और अन्य वेद प्रवासी होना चाहिए। वंश के आधार पर नागरिकता। धारा 4 में वंश के आधार पर नागरिकता। भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक भारतीय पुरुष की संतान हो। भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक भारतीय पुरुष की संतान हो। 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक माता पिता में से एक भारतीय हो। जब भी भारत का नागरिक होगा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक माता पिता में से एक भारतीय हो। 3 दिसंबर तीसरा पॉइंट है 3 दिसंबर 2004 से माता पिता में से एक भारतीय 1 वर्ष भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 2004 से माता पिता में से एक भारतीय हो और 1 वर्ष भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। नोट, कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार की अनुमति से 1 वर्ष के बाद भी पंजीकरण संभव है। कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार की अनुमति से 1 वर्ष के बाद भी पंजीकरण संभव है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। धारा 5 में पंजीकरण द्वारा नागरिकता। यह ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारतीय नागरिक से संबंधित है। यह ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारतीय नागरिक से संबंधित है, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो और कम से कम 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो, कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ओसीआई जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ओसीआई जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय माता पिता का नाबालिग बच्चा जो पूर्ण आयु और योग्यता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय माता पिता का नाबालिग बच्चा जो पूर्ण आयु और योग्यता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। वयस्क व्यक्ति जिसके माता पिता ने प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की हो। वयस्क व्यक्ति जिसके माता पिता ने प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की हो। नोट, पंजीकरण के साथ शपथ लेना अनिवार्य हो। नोट है, पंजीकरण के साथ शपथ लेना अनिवार्य है। धारा 6 में प्राकृतिकरण से नागरिकता। धारा 6 प्राकृतिकरण से नागरिकता। शर्तें हैं, अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। दूसरा है 14 वर्ष की अवधि में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास करना। 14 वर्ष की अवधि में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास किया हो। तीसरा, आवेदन की तिथि से ठीक पहले 12 महीने तक भारत में निवास किया हो या सरकारी सेवा में रहा हो। आवेदन की तिथि से ठीक पहले 12 महीने तक भारत में निवास किया हो या सरकारी सेवा में रहा हो। चौथी शर्तें, ऐसे देश का नागरिक ना हो जो जहां भारतीय नागरिकों को प्राकृतिकरण द्वारा नागरिक बनने से रोका जाता हो। वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारत के नागरिकों को प्राकृतिकरण द्वारा नागरिक बनने से रोका जाता हो। नंबर 5, दूसरे देश की अपनी नागरिकता त्यागनी होगी। दूसरे देश की अपनी नागरिकता त्यागनी होगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। नंबर 6, 8वीं अनुसूची की एक भाषा का ज्ञान हो। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो। निम्न क्षेत्रों के लिए शर्तों में छूट दी जा सकती है। निम्न क्षेत्रों के लिए शर्तों में छूट दी जा सकती है। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रकृति। इनमें से किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रकृति, इनमें से किसी भी क्षेत्र में योगदान देता हो तो शर्तों में छूट दी जा सकती है। क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता। क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता है धारा 7 में। धारा 7 में क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत का नागरिक अधिसूचित करेगी। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत का नागरिक अधिसूचित करेगी। यह है आर्टिकल 7, क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब होगी? 3 तरीके जिनसे व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है। 3 तरीके हैं जिनसे व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता खो देता है। त्याग, समाप्ति, वंचना। त्याग के द्वारा, समाप्ति के द्वारा और वंचना। त्याग एक स्वैच्छिक कार्य है। नंबर 1, त्याग एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, स्वयं खुद भारत की नागरिकता छोड़ दे। दूसरा, समाप्ति, जब भी कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। तीसरा, वंचना, भारत सरकार पंजीकरण या प्राकृतिकरण देशीकरण भारत सरकार पंजीकरण या प्राकृतिकरण देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता को निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त कर सकती है। नंबर 1, शर्तें, नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो। दूसरा, नागरिक संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करता हो। तीसरा, युद्ध में शत्रु देश की सहायता कर रहा हो, व्यापार व संचार कर रहा हो। नंबर 4, नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष या अधिक वर्षों की सजा हो गई हो। अगर नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष या इससे अधिक सजा हो गई हो तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 5, नागरिकता प्राप्त करने के 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो। नागरिकता प्राप्त करने के 7 वर्ष तक अगर भारत से बाहर रहा हो तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 3 कारण है नागरिकता की समाप्ति के: त्याग, समाप्ति और वंचना। नंबर 1, त्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा वंचना। भारतीय प्रवासी। भारतीय प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा शब्द से बना है प्रवासी, डायस्पोरा।
भारतीय प्रवासी वे लोग हैं जो उन क्षेत्रों में चले गए हैं जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। भारतीय प्रवासी वे लोग हैं जो उन क्षेत्रों में चले गए हैं जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। भारतीय प्रवासी एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। एनआरआई का अर्थ है अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहा हो। 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहा हो, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय है। दूसरा है पीआईओ। पीआईओ जो 1999 में बनाया गया, पीआईओ 1999 से बनाए गए। ओसीआई, ओसीआई 2005 से लागू हुआ, ओसीआई 2005। इन दोनों को मर्ज करके 2015 में विलय कर दिया गया, पीआईओ और ओसीआई का 2015 में विलय मार्जर। 2015 में पीआईओ जो 1999 से और ओसीआई 2005 से, इन दोनों को मिलाकर 2015 में विलय कर दिया गया। अनिवासी भारतीय एनआरआई, एक भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहता है उसे एनआरआई कहते हैं। अनिवासी भारतीय एनआरआई, एक भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहता है उसे एनआरआई कहते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ। पीआईओ की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई। पीआईओ की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई। भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ वो व्यक्ति जो या जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे और वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति उसे कहते हैं पीआईओ वो व्यक्ति जो खुद या जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे और वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं, जिनके पिता या दादा भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आधार पर भारत के नागरिक थे। भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ है जिनके पिता या दादा भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर भारत के नागरिक थे। पीआईओ या भारतीय नागरिक के जीवन साथी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है। पीआईओ या भारतीय नागरिक के जीवन साथी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है वो भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। पीआईओ या भारतीय नागरिक के जीवन साथी को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं होना चाहिए। पीआईओ में वे लोग शामिल नहीं होते जिन्होंने 8 देशों की नागरिकता ले ली हो। पीआईओ में वे लोग शामिल नहीं होते जिन्होंने 8 देशों की नागरिकता ले ली हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत की विदेशी नागरिकता ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की विदेशी नागरिकता ओसीआई, भारत की विदेशी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। ओसीआई भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी के उपलब्ध स्थायी निवास का एक रूप है जो उन्हें अनिश्चित काल पर भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की ओसीआई भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी के उपलब्ध स्थायी निवास का एक रूप है जो उन्हें अनिश्चित काल पर भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ओसीआई की पात्रता। ओसीआई की पात्रता नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत है। और ए, लेकिन 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद भी भारत का नागरिक था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद भी भारत का नागरिक था। या बी, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था। लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने योग्य था। सी, या है सी, ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। या ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। या डी, जो ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता है, जो ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता है। दूसरी कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं वे ओसीआई के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं वे ओसीआई के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट 2015 में पीआईओ का विलय ओसीआई में कर दिया गया। ओसीआई की पात्रता थी जिनमें नंबर 1 कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हैं या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत है। और ए है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद भी समय भारत का नागरिक था। या बी, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था। या सी, ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। या जो ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता है जो भारत का नागरिक हो। नंबर 2 कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं वे ओसीआई के पात्र नहीं होंगे। नोट 2015 में पीआईओ का विलय ओसीआई में कर दिया गया। ओसीआई कार्डधारक के लाभ। ओसीआई कार्डधारक के लाभ है, नंबर 1, भारत आने के लिए आजीवन वीजा मिल जाता है। भारत आने के लिए आजीवन वीजा। नंबर 2, भारत में किसी भी अवधि के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण से छूट। भारत में किसी भी अवधि के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण से छूट। नंबर 3, कृषि संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। कृषि संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, भारत के नागरिक या ओसीआई का कार्डधारक का जीवन साथी को भी ये लाभ प्राप्त होंगे। भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक का जीवन साथी को भी ये लाभ प्राप्त होंगे। असम समझौता 1985 में हुआ। असम समझौता 1985 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, AASU का अर्थ है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू। और AGSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AASU के बीच समझौता हुआ। नागरिकता एक्ट में संशोधन हुआ। 6A धारा में संशोधन हुआ। 6 के अंदर ए जोड़ी गई, धारा ए। 1 जनवरी 1966 से पहले जो भारत में निवास कर रहा हो वो सीधा भारत का नागरिक होगा। 1 जनवरी 1966 से पहले जो भारत में निवास कर रहा हो वो भारत का सीधा नागरिक होगा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो भारत आया हो और भारत में निवास करता हो, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत आया हो, भारत में निवास करता हो, 10 साल बाद भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। 10 साल बाद भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और 10 साल तक मताधिकार नहीं कर सकता जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आया हो। और जो 25 मार्च 1971 के बाद आया हो वो उसका निर्वासन बाहर कर दिया जाएगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले को। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। असम में एनआरसी को 2014-16 में अपडेट अद्यतन किया जा रहा था। तो एनआरसी को 2014-16 में अपडेट अद्यतन किया जा रहा था ताकि उन व्यक्तियों या उनके वंशजों के नाम इसमें शामिल किए जा सके। असम में एनआरसी को 2014-16 में अपडेट अद्यतन किया जा रहा था ताकि उन व्यक्तियों या उनके वंशजों के नाम इसमें शामिल किए जा सके जिनका नाम एनआरसी 1951 में है, जिनका नाम एनआरसी 1951 में है या 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक किसी भी मतदाता सूची में है, जो 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक किसी भी मतदाता सूची में है या 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक जारी किए गए किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज में दर्ज है। 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक जारी किए गए किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज में दर्ज है या 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक किसी भी मतदाता सूची में है या जिनका नाम एनआरसी 1951 में है, उनको एनआरसी को 2014-16 में अपडेट अद्यतन किया जा रहा था ताकि उन व्यक्तियों या उनके वंशजों के नाम इसमें शामिल किया जा सके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA। पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष के बाद प्राकृतिकरण से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष के बाद प्राकृतिकरण से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, फारसी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, फारसी, इन सभी धर्मों के जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हैं उनको 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष के बाद प्राकृतिकरण से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह वैध व अवैध दोनों प्रवासियों पर लागू होगा। यह वैध व अवैध दोनों प्रवासियों पर लागू होगा जो इन धर्मों से संबंधित है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, फारसी। प्रवासी को 8वीं अनुसूची की एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रवासी को 8वीं अनुसूची की एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। निम्न क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। निम्न क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। नंबर 1, 6th अनुसूची के राज्यों पर, 6वीं अनुसूची के राज्यों पर ए असम, एम मिजोरम, टी त्रिपुरा और एम मेघालय। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। नंबर 2, इनर लाइन परमिट के क्षेत्र। इनर लाइन परमिट के क्षेत्र बंगाल पूर्वी फ्रंटियर अधिनियम 1877, बंगाल पूर्वी फ्रंटियर अधिनियम 1877 जो सीमावर्ती है, बंगाल पूर्वी सीमावर्ती अधिनियम 1877, फ्रंटियर का सीमावर्ती, बंगाल पूर्वी फ्रंटियर अधिनियम 1877 इनर लाइन परमिट के क्षेत्र और 6ठी अनुसूची के राज्यों पर जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। चैप्टर समाप्त।